सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अध्याय तीसरा दिल्ली के सुल्तान और उसका दूसरा भाग हम देखेंगे। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, गैरिसन शहरों का नियंत्रण, भीतरी सीमाओं में अभियान और अलादीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार हुआ है वो गैरिसन शहर से साम्राज्य तक की हम बात करते हैं। तो यह शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर। इसके पहले के वीडियो में हमने इल्तुतमिश के बारे में कुछ सुना है। 1235 में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी बेटी रजिया सुल्तान शासक बनी थी। और इसके ज़माने में जो जीते गए जो प्रमुख शहर हैं इल्तुतमिश द्वारा वो यहाँ दर्शाए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरे के पूरे शहर ये इल्तुतमिश द्वारा जीते गए थे। थोड़ा समझ लेते हैं कि भीतरी प्रदेश का मतलब क्या होता है। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे, जैसे मतलब भीतरी प्रदेश बोलेंगे उसको। तो जैसे हम बोलते हैं कि अपने गांव में शहर में बाजार वगैरह होते हैं, वैसे ये भीतरी प्रदेश था जहां शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जाती थी। और दूसरा शब्द है गैरिसन शहर। यह किलेबंद बसाव है जहां सैनिक रहते, जिसको हम छावनी भी कह सकते हैं। अभी देखते हैं हम 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से बाहर शायद ही फैला, क्योंकि वो इस गैरिसन शहर के बाहर अपना नियंत्रण या अपना विस्तार नहीं किए। भीतरी प्रदेश में उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद, इसके लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो इस तरह से गैरिसन शहर और भीतरी प्रदेश की परिस्थिति थी। तो गैरिसन शहर का जो नियंत्रण था वो किस तरह होता था? तो गैरिसन शहर का नियंत्रण दिल्ली के सुदूर, बहुत ही दूर, दिल्ली से बहुत दूर जो बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था, क्योंकि यह दिल्ली से बहुत ही दूर नजर आता था और उस पर नियंत्रण करना या उस पर नजर रखना बहुत ही कठिन होता था। कभी कभी बगावत होती थी उस राज्य में, युद्ध होता था, खराब मौसम, उससे भी संपर्क नहीं हो सकता था और इस तरह से परिस्थिति और छिन्न भिन्न हो सकती थी। और इसीलिए यही कारण था कि गैरिसन शहरों का जो नियंत्रण है या दिल्ली से जो दूर इलाका है उस इलाके पर नियंत्रण करना सुल्तानों के लिए बहुत ही कठिन हो जाता था। भीतरी सीमाओं में अभियान, इस अभियान का जो लक्ष्य था वह गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। और इस अभियानों के दौरान क्या क्या किया जाता था? जो गंगा यमुना दोआब का जो प्रदेश था और उस इलाके में जो जंगल थे उस जंगलों को साफ किया गया और वहां से शिकारी जो थे, संग्राहक जो थे, चरवाहे थे, उनके पर्यावरण से खदेड़ दिया गया और वह जमीन, साफ की गई जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। इस तरह से भीतरी सीमाओं में जो अभियान चला तो इस प्रकार से कार्य चले। अरे व्यापार मार्ग की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बनाए गए। इस तरह से कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपने या शांति सुव्यवस्था प्रस्तावित करने के लिए नए किले बनाए गए और शहर बनाए गए। तो इस तरह से भीतरी सीमाओं में सुल्तानों का अभियान चलता था। आगे देखते हैं अलादीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार। अलादीन खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और वह दामाद भी था, यह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी युवक था। उसको जलालुद्दीन सुल्तान ने अवध का शासक नियुक्त कर दिया, लेकिन यह इतना महत्वाकांक्षी था कि वह साम्राज्य हड़पने के लिए बहुत ही बेचैन रहता था। अलाउद्दीन ने देवगिरी की बेशुमार दौलत की कहानियां सुन रखी थी और वह उसे लूटना चाहता था। इसीलिए जलालुद्दीन की बिना आज्ञा लिए ही वह देवगिरी पर 8,000 घुड़सवार लेकर 1296 में हमला किया। देवगिरी पर हमला किया उसने। और देवगिरी का जो राजा रामचंद्र ने अलादीन के आक्रमण की बात सुनकर
किले के द्वार बंद कर लिए और विरोध करने का निश्चय किया। लेकिन दुर्भाग्य से राजा का पुत्र शंकरदेव राज्य की प्रमुख सेना को लेकर आखेट के लिए बाहर गया हुआ था और इसी समय एक अफवाह फैल गई कि दिल्ली का सुल्तान एक बहुत बड़ी सेना लेकर देवगिरी पर चढ़ा आ रहा है। राजा रामचंद्र ने हार मान ली और अलाउद्दीन को बहुत सा सोना, हीरे, जवाहरात और हाथी देने का प्रण किया गया। बाद में शंकरदेव आखेट से लौटा और वह परिवर्तन देकर चकित रह गया। उसने अलाउद्दीन को चुनौती दी और अपने पराक्रम से मुसलमानों को पराजित किया, किंतु बाद में उसकी भी पराजय हुई और अलाउद्दीन के हाथों में अपार धनराशि आ गई और वह प्रसन्न होकर कड़ा की ओर लौट गया। और यहाँ अलाउद्दीन की विजय और समृद्धि ने उसकी महत्वाकांक्षा को और बढ़ावा मिला। अब उसने अपने चाचा जलालुद्दीन का वध करके दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और इस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार किस तरह से हुआ और उन्होंने कहाँ कहाँ आक्रमण करके उन्होंने किस तरह से अपना विस्तार करके दिखाया है, यहाँ आपको मैप में या नक्शे में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ फैला हुआ था। चित्र में दिखाया गया है कि 12वीं सदी के आखिरी दशक में कुव्वत अल इस्लाम, यह मस्जिद तथा इसके मीनारे यहाँ नज़र आ रहे हैं और इतिहास में इस शहर को देहली कोहिना कहा जाता है। और इस मस्जिद का जो विस्तार है इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया है और मीनार सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई है। तो ये हो गई रचना और उनका कंट्रीब्यूशन या योगदान या इसको विस्तार करने में या इसका मस्जिद का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो यह मस्जिद यह अरबी शब्द है, अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, जहां घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जमा मस्जिद वह मस्जिद है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं और नमाज की रस्म के लिए जो पुढ़ारी होते हैं या और सम्माननीय और विद्वान पुरुष होते हैं उसको इमाम के रूप में, इमाम मतलब उनका धर्मगुरु के रूप में चुना जाता है। और इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश मतलब जिसको बोलते हैं खुतबा पढ़ना, धर्मोपदेश देते हैं। और इनकी खासियत यह है कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और इसीलिए भारत के मुसलमान पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज अदा करता है और मक्का की ओर की दिशा को वहाँ किबला कहा जाता है। तो ध्यान रखें, अरबी शब्द जिसका अरबी शब्द है ये। और जामा मस्जिद का मतलब जहाँ अनेक मुसलमान एक साथ आकर नमाज पढ़ते हैं। खुतबा मतलब जो धर्मगुरु है वो धर्मोपदेश देता है। और तीसरा है किबला, जो किबला मतलब मक्का की ओर जो दिशा है उसको किबला कहा जाता है। यह बेगमपुरी मस्जिद है। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना की एक मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाए गए। और यह आप देख सकते हैं कि यह बेगमपुरी मस्जिद। दोस्तों, इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं और इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।